सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शेड्यूल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप कंट्रीज की जहां तुम लोग जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए। Check the mic and make sure it sound right, boys. अब तुम लोग इन कंट्रीज में पढ़ाई करने के लिए 12th के बाद भी जा सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हो पीएचडी करने के लिए, या मतलब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो वो तुम्हारी मर्जी है, जब भी जाना चाहो। मेरी सलाह ये रहेगी कि तुम लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन इंडिया में ही करो और तुम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाओ अगर तुम लोग जाना चाहते हो। इससे ये होगा कि तुम्हारे पास एटलीस्ट आउटसाइड वर्ल्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस तो रहेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया 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 हो जाएगा तो दिक्कत आ सकती है, अनटिल अनलेस आपका कोई रिलेटिव या दोस्त वहाँ पे रह रहा हो। तो ठीक है, मैंने 21 कंट्रीज लिखी हैं जो इसमें मेरे को ठीक लगा कि ये सारी कंट्रीज ठीक लगी मेरे को पढ़ाई के मामले में। और हाँ, ये सारी कंट्रीज ना रैंक्ड नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है। ये सारी कंट्रीज से पैरेलल में रखी हुई है और इसमें से तुम्हें सिलेक्ट करना है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छी कंट्री कौन सी रहेगी। एंड यस, प्लीज एक्सक्यूज द कैप, वो मेरे बाल थोड़े से ठीक नहीं लग रहे थे तो मैंने सोचा पहन लेते हैं। अब सबसे पहले तुम लोग ऐसी कंट्रीज देख लेते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लिस्ट में भाई पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दुनिया की सबसे ज़्यादा टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ आपको यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगी। विद दैट सेड, यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी यूनिवर्सिटी होती है उसमें जाने का बिल्कुल एक अलग क्राइटेरिया होता है। वो लोग सिर्फ तुम्हें एकेडमिक्स के बेसिस पे एंट्रेंस या मतलब एडमिशन नहीं देंगे। तो हाँ, अमेरिका में जाना मुश्किल है और वहाँ पे रहना और पढ़ना दोनों बहुत ज़्यादा महंगा है। अब एग्जैक्ट कॉस्ट तो तुम्हारे कोर्स और जहाँ तुम लोग रहोगे वहाँ उस हिसाब से डिटरमाइन होगी, बट तुम लोग पकड़ के चलो कि 30 से 40 लाख रुपए तुम्हारा एक साल का लग जाना चाहिए। सेकेंड कंट्री ऑन द लिस्ट इज़ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गई। तो जस्ट लाइक अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं अनटिल, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी, अनटिल आप कोई बहुत बढ़िया सी ऐसे स्कॉलरशिप हाथ मार लो जिस पे तो आपकी फ़ीस जो है वो कम हो सकती है। हाँ, और जस्ट लाइक यूएस, यूके भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है रहने के लिए, लेकिन दोनों कंट्रीज़ में आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। मतलब एक एकेडमिक फील्ड में आप जो कुछ भी सोच सकते हो, जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, जो कुछ भी मांग सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और साथ के साथ आप जब यूरोप में रहोगे तो यूरोप का एक कल्चर अलग है, यूरोप घूमने का आपको मौका मिल सकता है। तो सारी कंट्रीज बहुत पास पास हैं तो आप यूरोप घूम सकते हो, और यूरोप घूमना अपने में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यूके फेमस है स्पेशली बिजनेस स्कूल्स के लिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। हाँ, बट पार्ट टाइम जॉब्स कुछ ज़्यादा खास पे नहीं करती हैं। नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज़ स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड भाई दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, तो एजुकेशन भी थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्सेज। बट इसी के साथ स्विस गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स अपनी तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए निकालती है, और अगर आप ले भी लेते हो तो स्विस यूनिवर्सिटीज़ में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब ऐसा सुनने में तो आया है। तो एक फ़ायदा तो भाई आप स्विट्ज़रलैंड में रहोगे, भाई स्विट्ज़रलैंड में रहोगे आप, मतलब घूमो फिरो, वादियाँ देखो, एंजॉय करो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो। बट विद दैट साइड, स्विट्ज़रलैंड रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा है, शॉपिंग करने के लिए तो उससे भी ज़्यादा महंगा है, और थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ नीदरलैंड्स। तो भाई नीदरलैंड्स एक तो बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत पीसफुल कंट्री है, और मतलब साफ़ सुथरी, बिल्कुल ऐसे ना दिल खुश हो जाता है नीदरलैंड्स को देख के। भाई गया तो नहीं हूँ बट देखा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की। तो आप ऐसी डाइवर्स कंट्री में जाओगे, यूरोपियन कंट्री है तो यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ फ़ायदे तो वही होते हैं, ठीक है, और आपको एक डाइवर्स कल्चर मिलेगा, मतलब सारी दुनिया से बच्चे आए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, नई नई चीज़ें जानने के मिलेंगी। और यूरोप का अपना भी एक कल्चर है जो कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में झलकता है। इसी के साथ जो नीदरलैंड्स में जो स्टडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होती है, नए तरीके से लोग पढ़ाते हैं, और पढ़ाई से हट के आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ठीक ठाक होती हैं।
और जो कॉस्ट है, मतलब लिविंग की कॉस्ट है या यूनिवर्सिटी की भी कॉस्ट है, वो भी थोड़ी सी डाउन आ जाती है। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि आप पूरे यूरोप में आप घूम सकते हो, बहुत आसानी से घूम सकते हो अगर आप किसी भी कंट्री में हो तो। फिफ्थ ऑन द लिस्ट इज़ कनाडा। तो देखो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, देखो आपको घर जैसी फीलिंग आ जाएगी कनाडा जाने पे। आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे कनाडा में। इसके अलावा कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली टोरंटो या वैंकूवर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है पूरी दुनिया में। और आपको जो एजुकेशन मिलेगी वो थोड़ी सी अफोर्डेबल साइड पे मिलेगी। तो अफोर्डेबल भी है, रेप्यूटेड भी है, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती हैं। और काफ़ी पीसफुल कंट्री है, तो आपको एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अपने सेफ्टी के लिए ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक जो डाउनग्रेड सुनने में आता है वो ये आता है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जैसे मैं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं जमेगी, बिल्कुल भी मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो अगर ऐसा कोई है जो बहुत ज़्यादा एक बर्फ़ माइनस में जो टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम जो है वो रुक सा जाता है। तो ये एक जो डाउन साइड है जो सुनने में आई है मेरे को, तो वो एक यही है। अब हम लोग वो कंट्रीज़ देखते हैं जिनमें आपको एजुकेशन थोड़ी सी अफोर्डेबल, काफ़ी अफोर्डेबल या नियरली फ्री मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ ये कंट्रीज़ जो है काफ़ी मतलब सेफ, पीसफुल, सुंदर, खुश कंट्रीज़ हैं। एंड फर्स्ट ऑन दिस लिस्ट इज़ नॉर्वे। तो देखो भाई, नॉर्वे फ्री ऑफ एजुकेशन देता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। विद दैट सेड, नॉर्वे रहने के लिए एक एक्सपेंसिव जगह है, बट नॉर्वे वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं और सुंदर भी है। मतलब इतना सुंदर है ना नॉर्वे की, मतलब तुम लोग बस वहीं बसने को हो जाओगे। तो अगर तुम्हें चाहिए पीस, सुंदरता, बिल्कुल ऐसे मतलब कि जन्नत की सैर हो जाए तुम्हारी, तो तुम लोग नॉर्वे ट्राई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ नॉर्वे का पड़ोसी देश स्वीडन। तो स्वीडन भी नॉर्वे की तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देता है। स्वीडन भी नॉर्वे जैसा ही है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्री है, काफ़ी सुंदर, शांत, खुश और काफ़ी मतलब पीसफुल कंट्री है। मतलब ऐसी कंट्री है कि आप वहाँ जाओगे तो आपका निकलने का मन नहीं करेगा। और अगर आपको बिजनेस करना है तो स्वीडन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन मानी जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनलैंड। स्वीडन का ही थोड़ा सा साइड में है, और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये तो मैं तुम्हें बिना कहीं से जाने कुछ भी बता सकता हूँ कि फिनलैंड का एजुकेशन लिटरली बहुत अच्छा है। और फीस जो लेता है फिनलैंड वो भी काफ़ी मिनिमल है। इसी के साथ काफ़ी सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे वहाँ पे, और इसी से आपको एक्सपोजर मिलेगा। और जब ऐसा कुछ होता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो चीज़ मैंने बोली थी, एक तो बहुत खुश कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं, और साफ़ सुथरी पीसफुल कंट्री है, सेफ़ कंट्री है। और इसके अलावा आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में वही फ़ायदा मिलेगा कि आप आसपास हर जगह यूरोप में घूम सकते हो बहुत आराम से। इसके अलावा फिनलैंड की जो परमानेंट रेजिडेंस है ना, मतलब आपको फिनलैंड का वो बनना है, रेजिडेंट बनना है, तो आप वो मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी फिनलैंड का रेजिडेंट बनने में। एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट आर फ्रांस एंड जर्मनी। तो फ्रांस एंड जर्मनी का मैं तुम्हें एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलर कंट्रीज़ हैं, सिमिलर सी इनकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। तो देखो, फ्रांस और जर्मनी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ हैं, और दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये दोनों कंट्रीज़ अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। अब ये इंडिया डेवलप्ड क्यों नहीं है? क्योंकि एजुकेशन पे पैसा खर्च ही नहीं करते। रिजर्वेशन दे दो, कोटा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन एजुकेशन पे नहीं खर्च करेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जिस दिन इंडिया ने एजुकेशन पे पैसे खर्च करने शुरू कर दिए ना, उस दिन इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा, पता है। एनीवे, खैर हम लोग इनकी बात करते हैं। तो देखो, अब ये लोग बहुत ज़्यादा वो करेंगे तो इनकी जो फ़ीस है ना वो अपने आप लो हो जाएगी। और जब भी मैं ये बोल रहा हूँ ना अभी तक कि फ़ीस लो है इन कंट्रीज़ में, तो वो सिर्फ जो सरकारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट तो अपने हिसाब से जो भी लेते हैं वो लोग लेते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज़ में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जर्मनी में ऑलमोस्ट ज़ीरो फीस है। वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ मेडिकल के कोर्सेज हैं जो थोड़ा पैसा ले लेते हैं, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको ज़ीरो कॉस्ट पे मिलेगा। फ्रांस में कम है फीस, बट है, थोड़ी सी है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपके पास दुनिया भर के बड़े बड़े शहर हैं दोनों देशों में, तो आप कहीं भी जाके बहुत बढ़िया सी कंपनी में आप जॉब करने में लग सकते हो।
और अगर आपको कोर इंजीनियरिंग करनी है ना, कोर इंजीनियरिंग जो होती है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है या फिर सिविल इंजीनियरिंग है, तो अगर आपको ऐसी कोर इंजीनियरिंग पसंद है ना तो आप जा सकते हो फ्रांस या जर्मनी। तो ये लोग जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना उनके साथ इनोवेशन मिला के एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड तैयार करते हैं। और फ्रांस और जर्मनी की टेक्नोलॉजी के बारे में तो क्या ही बात करें। हाँ, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम दोनों ही कंट्रीज़ में ये है यार, एक बल्ब इधर उधर करता रहता है, सॉरी। हाँ, तो दोनों ही कंट्रीज़ में छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी में आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी और फ्रांस में आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में इंग्लिश में बहुत थोड़ा काम होता है। कोर्सेज होते हैं कुछ कुछ इंग्लिश में, बट आपको फ्रेंच या जर्मन सीखनी पड़ेगी। और दोनों ही कंट्रीज़ में आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपको काम करने का जो एक्सपीरियंस है, काम करने का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको बेशुमार मिलेंगे। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ की जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा पैसा है और मतलब आप नॉर्मल पैसे में ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहते हो कि बहुत ज़्यादा अलग ना लगे आपको यूरोप जैसी बहुत सुंदर सुंदर कंट्रीज़ का कोई शौक नहीं है। आपको अपने घर जैसा कुछ चाहिए जहाँ पे सिमिलर सा लगे विदाउट वेस्टिंग मच मनी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली इंडिया जैसा ही सिस्टम है, मतलब थोड़ा सा साफ़ सुथरा या पीसफुल मान लो इंडिया से, मतलब थोड़ा सा डेवलप्ड है इंडिया से। अगर आपको मोस्टली चीज़ें लगेंगी इंडिया जैसी, बहुत सारे इंडियंस हैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, और दोनों ही कंट्री में क्रिकेट क्रेज़ तो भाई शुरू से ही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड हैं, और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैंने पर्सनली रिसर्च काफ़ी अच्छी कर रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई एजुकेशन, मतलब हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं और बहुत सारे आपको ऑप्शंस देते हैं, मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन दे देते हैं आपको, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप जैसे मान लो आप बैचलर्स कर रहे हो और फिर मास्टर्स कर रहे हो, दोनों तीन या चार साल की हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये वो 3 साल और 3 साल लेंगे, उसको 5 साल या 4 साल का बना के आपको दोनों एक साथ करवा देंगे। तो आप जब यूनिवर्सिटी से निकलोगे तो आपके पास आपके बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की डिग्री होगी। और ऐसे ही काम ही स्पेशलाइजेशन या प्रोग्राम्स के साथ भी करते हैं। काफ़ी इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी निकालती है। जैसे अगर आपकी एक डिग्री $5000 की है तो आपको इंडिया से कोई मिल जाएगा या ऑस्ट्रेलिया से भी कोई मिल जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन या सरकार भी दे सकती है। तो अगर $5000 या $10,000 की स्कॉलरशिप आपको लग जाएगी तो मज़े आ जाएंगे आपको तो। और आपके पास हमेशा सिडनी और मेलबर्न बिल्कुल रीच में रहेगा। तो ये तो टेक्नोलॉजी हब्स हैं पूरी दुनिया के, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर आप आईटी फील्ड में हो तो आई विल हाईली रिकमेंड यू। इसके अलावा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश ही बोलनी है तो आपको काम ढूंढने में इवन पार्ट टाइम या आपको फुल टाइम जो वर्क करोगे आप ग्रेजुएशन के बाद, तो वो दोनों चीज़ें ढूंढने में, आपको कम्युनिकेट करने में या घूमने फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से हट के हमारे पास आता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया जैसा ही है, बस थोड़ा सा छोटा है ऑस्ट्रेलिया से। तो न्यूजीलैंड भी तुम लोग मतलब हाँ मान लो कि जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में दी है वही एक्सप्लेनेशन तुम लोग न्यूजीलैंड की भी मान सकते हो। छोटी सी कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, सुंदर कंट्री है। और दोनों ही कंट्रीज़ में मेरे ख्याल पॉइंट सिस्टम चलता है पीआर लेने के लिए। तो अगर आपको पीआर लेनी है यानी परमानेंट रेजिडेंस लेनी है तो दोनों कंट्रीज एक अच्छा ऑप्शन बनती हैं। वैसे मैंने कनाडा को रख दिया पिछले कैटेगरी में, बट वो इस कैटेगरी में आ जाना चाहिए था। और इसी कैटेगरी में नेक्स्ट है हमारे पास सिंगापुर। एंड सिंगापुर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट है। आपको ठीक ठाक पैसों में अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, वर्ल्ड एक्सपोजर मिल जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। और सिर्फ सिंगापुर में नहीं, आप सिंगापुर से किसी भी यूनिवर्सिटी से निकलोगे तो अच्छी खासी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है। तो उन्हें ये सब करना पड़ता है, अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाना पड़ता है, इनोवेशन पे पैसा लगाना पड़ता है। तो आप वहाँ से पढ़ के दुनिया में कहीं भी आराम से जॉब कर पाओगे। तो अब अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, आपको बिल्कुल दुनिया से हट के कुछ करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही, तो आप इन कंट्रीज़ में जाके पढ़ सकते हो और यहीं पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कर सकते हो और यहीं पे जॉब भी कर सकते हो। तो फर्स्ट कंट्री इन द लिस्ट इज़ जापान। तो जापान तो अपने टाइम से पहले ही आगे चल रहा है, तुम्हें ये तो पता ही है।
तो जापान में इनोवेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा जाता है, लोग बहुत अच्छे हैं जापान के, बहुत सेफ कंट्री है, स्पेशली अगर आप बड़े बड़े शहरों को देखो तो। और अगर आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, और जैसे रोबोटिक्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, तो जापान आपके लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है। जापान में हर रोज़ कोई ना कोई एक्सपो होता ही रहता है जहाँ पे रोबोट्स दिखते हैं या नई नई चीज़ें दिखती हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखी है। हाँ, बस एक डाउन साइड यही है कि आपको जापानीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे भी इंग्लिश में कोई काम नहीं चलता है। सुमिमासेन, आरिगातो आरिगातो। सेकेंड है हमारे पास इस कैटेगरी में साउथ कोरिया। अगर आप के पॉप फैन हो तो आपके चेहरे पे तो ऑलरेडी स्माइल आ चुकी है मज़े हो गए तुम्हारे। तो साउथ कोरिया में भी बहुत सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो जस्ट लाइक जापान, साउथ कोरिया भी अपनी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अब तुम लोग यही देख लो, जैसे LG है, सैमसंग है, या शायद Hyundai भी, ये सारी साउथ कोरियन कंपनीज़ हैं। तो साउथ कोरिया में तुम्हें इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा। तो तुम लोग किसी भी टाइप का इनोवेशन अगर आप करना चाहो, चाहे आप किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस वाले जा सकते हैं, इंजीनियर से जा सकते हैं, अगर आप डॉक्टर भी हो, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हो, तो भी आप इनोवेशन की फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, मान लो कि कल को आपको रोबोट्स के साथ, आप मान लो कि आप न्यू जर्सी में बैठो, आपको मान लो कि दिल्ली में कोई ऑपरेशन करना है, तो आपको रोबोट्स से करवाना है तो वो चीज़ करवानी है ना, तुम बहुत ज़्यादा आगे चला गया हूँ टाइम में, बट ठीक है, तुम लोग समझ गए ना मेरी बात। तो आप इनोवेशन कहीं किसी भी फील्ड में जा सकते हो। और डॉक्टर्स से याद आया मेरे को, भाई साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरीज़ के लिए मशहूर है। तो ये साउथ कोरिया भी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है स्टडी वाइज। एंड थर्ड कंट्री इस कैटेगरी में है हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो UAE बहुत पैसा खर्च करती है अपनी इनोवेशन पे। UAE का बेस ही इनोवेशन है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से अलग हैं, स्ट्रिक्ट हैं, तो हमें जाना चाहिए, खतरा है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। तो अगर आप स्टूडेंट बन के जा रहे हो तो आपको ऐसा कुछ सोचने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको ठीक ठाक पैसों में अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, और एजुकेशन मिलने के बाद आपको जॉब काफ़ी अच्छी मिल सकती है, काफ़ी हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। और जो मैं कोर चीज़ बता रहा हूँ, इनोवेशन की फील्ड में आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है जो आपको फोर्स करेगी कि आप इनोवेशन करो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ की जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने, बहुत अच्छा मतलब आपको लाइफस्टाइल भी नहीं चाहिए, बहुत सुंदरता भी नहीं चाहिए, बहुत इनोवेशन भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी लाइफ, नॉर्मल सी एजुकेशन, बस आपको एक बार बाहर जाना था, एक्सपोजर लेना था। तो सबसे पहले तो आता है मेक्सिको, जैसे हम लोग महीको बोलते हैं वैसे तो जो मेक्सिको सिटी है, जो कैपिटल है मेक्सिको की, वो काफ़ी एक अच्छा डेस्टिनेशन है। थोड़े से कम पैसों में आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी और आपको वर्ल्ड एक्सपोजर भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेक्सिको सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरी हमारे पास आती है पोलैंड। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री का तो मैंने तुम्हें फ़ायदा बता ही दिया है, तो तुम लोग यूरोप घूम सकते हो। पोलैंड में सस्ती एजुकेशन है, मे बी फ्री है, शायद फ्री है, लेकिन सस्ती एजुकेशन है, इतना मेरे को पता है। तो पोलैंड एक छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा कुछ आपको होगा नहीं, तो आप पढ़ोगे, वहाँ पे जॉब मिलेगी, नहीं तो आप वापस आ जाओगे या कहीं और जाके जॉब कर सकते हो। तो मतलब ठीक ठाक आपका सिस्टम बैठ जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास इटली और स्पेन, तो थोड़े बहुत इक्वल से हैं। तो दोनों कंट्रीज़ में आपको इटालियन और स्पेनिश तो सीखनी पड़ेगी ही, वो एक थोड़ा सा डाउन साइड है। बट दोनों कंट्रीज़ में रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी सारे, तो आपको मतलब पिछली दोनों कंट्री से थोड़े से ज़्यादा पैसों में एक अच्छी खासी एजुकेशन मिल जाएगी, और दोनों कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। स्पेशली अगर आप कल्चर से जुड़ना चाहते हो ना, कि कल्चर कैसा, स्पेशली यूरोपियन कल्चर, तो यूरोपियन हिस्ट्री, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो अगर आपको वो सारी चीज़ें पसंद हैं तो आप स्पेन या इटली दोनों में से कोई भी देख सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है डेनमार्क। तो डेनमार्क कई हद तक फ्री एजुकेशन देता है, वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि क्या है। बाकी डेनमार्क एक छोटी सी कंट्री है, पीसफुल कंट्री है। तो वही पोलैंड वाला सिस्टम है कि आप पढ़ोगे अच्छे से, अच्छी सुंदर कंट्री है, आपको रहना है, आप रह भी सकते हो, और नहीं तो आप वहीं पे जॉब कर सकते हो, या वापस भी आ सकते हो, या कहीं दुनिया में और भी जॉब कर सकते हो। हाँ, तो भाई कुछ भी नहीं रहा है,
तो ठीक है, ये था मेरा ओवरव्यू पूरी दुनिया का कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो स्टडी के लिए। तो मैं चलता हूँ ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी थोड़ा सा तैयारी कर लूँ। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है मेरे को वीडियो में तो मैं वहाँ बता देता हूँ, या फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस करियर गाइडेंस से रिलेटेड मिल सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बस हेल्दी रहो। अगली वीडियो तक बाय बाय, सायोनारा।